नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं का स्थापना किसने किया, आपको बताना। शक संवत का स्थापना किसने किया? कनिष्क ने, विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, किसने? ठीक है, तो देखिए शक है क से कनिष्क। शक संवत की स्थापना क से कनिष्क। शक संवत का स्थापना किसने किया? कनिष्क ने किया। याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा? तो शक, याद आया? शक है, क से स्टार्ट रखिएगा। कनिष्क, आपको ऑप्शन ही इस तरह का मिल जाएगा। तो शक संवत की स्थापना किसने किया? कनिष्क ने किया। ठीक है, चलिए विक्रम संवत का स्थापना किसने किया? विक्रम संवत का स्थापना किसने किया आपको बताना है। कनिष्क ने, विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, या कोई नहीं। ठीक है, विक्रम संवत का स्थापना किसने किया आपको क्लियर करना है। देखिए विक्रम संवत का स्थापना किसने किया? तो विक्रम संवत, विक्रम, ठीक है, तो विक्रमादित्य याद कर लीजिएगा। विक्रम संवत मतलब विक्रम है तो विक्रमादित्य हो जाएगा। क्लियर, नाम के साथ ही उसका आंसर निकल रहा है। संवत को याद कर लीजिएगा, संवत से प्रश्न आपके रहते हैं। ठीक है, तो विक्रम संवत का स्थापना किसने किया? विक्रमादित्य ने किया। आंसर किससे निकला? उसके नाम से ही निकला। विक्रम से बनेगा विक्रमादित्य। क्या बनेगा? विक्रमादित्य बनेगा। तो विक्रम संवत का स्थापना विक्रमादित्य ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त संवत का स्थापना किसने किया? गुप्त संवत का स्थापना किसने किया आपको बताना है। ठीक है, देखिए गुप्त संवत का विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, अकबर, या कोई नहीं। ठीक, गुप्त है, याद रखिए क्या है? गुप्त संवत है। गुप्त से बनाइए, क्या बन जाएगा बताइए? चंद्रगुप्त। गुप्त से बन जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या बन जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो गुप्त संवत का स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया है। क्लियर हो गया होगा। विक्रम संवत का विक्रमादित्य, शक संवत का क से कनिष्क, और गुप्त संवत का गुप्त से होता है चंद्रगुप्त स्टार्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया है। ठीक है, चलिए इलाही संवत का किसने स्थापना किया? इलाही संवत का स्थापना किसने किया? ठीक है, याद रखिएगा, इलाही संवत का विक्रमादित्य, अकबर, कनिष्क। ठीक है, आप सुनेंगे अल्लाहू अकबर, सुने हैं? अल्लाहू अकबर। ठीक है, अल्लाहू अकबर। ठीक है, इलाही अकबर मतलब याद रखिएगा कि इलाही संवत का स्थापना अकबर ने किया, इसलिए हम आपको चिल्ला रहे थे। ठीक है, तो अल्लाहू अकबर या इलाही कहिएगा, अकबर याद रखने के लिए। तो इलाही संवत का स्थापना अकबर ने किया है। ठीक है, अल्लाहू अकबर मतलब इलाही संवत की स्थापना अकबर ने किया है। राइट आंसर इसका बी होगा, याद करके चले जाइएगा। नाम के साथ ही सारा कुछ आपको जो है इसमें मिल गया। क्या मिल गया? उसके संस्थापक का नाम मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर याद करके चले जाएंगे संवत का। चलिए सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है बताना है आपको। सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिज्मेटिक्स, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी, या कोई नहीं। ठीक है, फिर है शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है, और अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है। तीनों आपको ये प्रश्न जितने भी बने हैं वो झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब से बना हुआ है। ठीक है, तो इसको शिलालेख को याद करने के लिए तीनों प्रश्न के लिए देखिए एक ट्रिक है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका झारखंड के टेट में आया हुआ है। ठीक है, तो क्या है देखिए, इसके लिए ट्रिक बना हुआ है आपको। सी न्यू, हमेशा नया देखो, सी न्यू, सी ऐप को देखिए,
और अभी पैलियो, ठीक है, पैलियो को ना। तो सी से है देखिए सिक्का, और न्यू से है न्यूमिज्मेटिक्स, यानी सिक्का के अध्ययन को न्यूमिज्मेटिक्स कहा जाता है। सी ऐप, सी से देखिए होगा शिलालेख, और ऐप से होगा एपिग्राफी, यानी शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। और अभी से होगा देखिए अभिलेख, और पैलियो से होता है पैलियोग्राफी, यानी अभिलेख का अध्ययन पैलियोग्राफी कहलाता है। इन तीनों प्रश्नों को ये जेसीईआरटी में दिया गया है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका रहने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो क्या है, सी न्यू, सी ऐप, अभी पैलियो, सी से सिक्का, सिक्का का अध्ययन जो करता है वो न्यूमिज्मेटिक्स कहलाता है। सी से शिलालेख, और शिलालेख का अध्ययन जो करता है वो एपिग्राफी कहलाता है। अभी से अभिलेख, और अभिलेख का जो अध्ययन करता है वो पैलियोग्राफी कहलाता है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे आपसे प्रश्न यही किया गया था, क्या किया गया था देख लीजिए आपको, कि सिक्का का अध्ययन कहलाता है, सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपने अभी याद रखा सी न्यू, सी से था सिक्का और न्यू से था न्यूमिज्मेटिक्स, तो सिक्का का अध्ययन न्यूमिज्मेटिक्स कहलाता है। शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अभी याद रखे थे सी न्यू, सी ऐप, सी ऐप, सी से था शिलालेख और ऐप से है एपिग्राफी, यानी शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। क्लियर। उसके बाद है अभिलेख, अभिलेख, तो अभी आप क्या किए थे, अभी के साथ जुड़ा हुआ था पैलियो, तो अभिलेख का अध्ययन पैलियोग्राफी कहलाता है। पैलियोग्राफी किस में है, बी में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके नीचे देखिए इसका ट्रिक भी बना हुआ है ना। झारखंड में कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, 37.30, 32%, 29% या 35%। झारखंड में कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, ठीक है। तो एक देखिए किताब के जेसीईआरटी किताब के जो हालात है उसके आधार पर 37.30% भूमि जो है कृषि योग्य है, किताब में यही चीज़ दिया हुआ है आपको, ठीक है। सिटी ऑफ गोल्ड यानी इगोली के नाम से किसको जाना जाता है, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, कोई नहीं, ठीक है। सिटी ऑफ गोल्ड जिसको इगोली कहते हैं वो दक्षिण अफ्रीका को जाना जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट्स लिख दिए हैं, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग इगोली अर्थात सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से गोल्ड से जाना जाता है। देन दक्षिण अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग है वो गोल्ड के नाम से मशहूर है, वहाँ पर गोल्ड सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का किम्बरेले खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, दक्षिण अफ्रीका का किम्बरेले खान किस लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए, चांदी के लिए, हीरा के लिए या मोती के लिए। दक्षिण अफ्रीका में सिटी ऑफ गोल्ड जो इगोली के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ है जोहान्सबर्ग में, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको सोना के लिए। लेकिन दक्षिण अफ्रीका का किम्बरेले खान, याद रखिएगा किम्बरेले खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या कोई नहीं। विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश जो है आपका वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र है, झारखंड में कोयला उत्पाद झरिया, धनबाद, गिरिडीह या सभी, ठीक है। तो सबसे पुराना तो आपका झरिया हो गया, ठीक है, झरिया, उसके बाद धनबाद, उसके बाद गिरिडीह, उसके बाद सभी, ठीक है। यानी कोयला उत्पादन करने वाला क्षेत्र झारखंड में कौन कौन है, तो आपको झरिया भी है, धनबाद भी है, गिरिडीह भी है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ये सभी कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। झारखंड में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट या कोई नहीं, ठीक है। सबसे ऊंची और उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है और दूसरा बिटुमिनस। तो झारखंड में जो है कि थोड़ा सा लो स्तर का कोयला पाया जाता है, यानी बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस इसका राइट आंसर होगा। झारखंड में पहली बार कोयला का उत्खनन किस वर्ष हुआ, पहली बार कोयला का उत्खनन किस वर्ष हुआ, 1802 ईस्वी, 1806 ईस्वी, 1894 ईस्वी या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड में पहली बार कोयला का उत्खनन जो है आपका 1894 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1894 ईस्वी में झरिया, धनबाद में प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है, झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है, 29.6, 25, 23 या 27, ठीक है। तो झारखंड राज्य का लगभग 29.6% भूभाग पर आपको वन पाया जाता है। एग्रीकल्चर का संबंध किससे है, आपको बताना है एग्रीकल्चर का संबंध किससे, कृषि कार्य, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, फूलों की खेती, ठीक है। ये पार्ट्स आपका बनाया गया है, जितना भी कल्चर, ये आपको पर्यावरण की किताब में दिया हुआ ज्योग्राफी के कल्चर, एग्रीकल्चर, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सब कल्चर का बताया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ एक कल्चर से प्रश्न निकल के आपको आता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का संबंध किससे होगा, तो एग्रीकल्चर का संबंध जो है आपको कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर का संबंध। क्लियर।
विटीकल्चर का संबंध किससे है? कृषि कार्य, मत्स्य उत्पादन, अंगूरों का उत्पादन या फूलों की खेती। ठीक है, विटीकल्चर का संबंध किससे है? ठीक, विटीकल्चर का संबंध जो है आपको अंगूर के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, विटीकल्चर ना। पीसीकल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन, अंगूर उत्पादन, फूलों की खेती। देखिए ये प्रश्न जो है आपको 1000 से ज़्यादा बार आ गया पीसीकल्चर। ठीक है, 1000 ज़्यादा बार आपका झारखंड टेट का भी ई आया हुआ प्रश्न है। तो पीसीकल्चर का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? तो पीसीकल्चर जो है आपको मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है। पीसीकल्चर जो है फिशर से जुड़ा हुआ है ना, तो ये मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है, याद रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2014 ईस्वी, 2015 ईस्वी, 2016 ईस्वी या 2018 ईस्वी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो शुभारंभ है वो 2016 ईस्वी में किया गया है। इसमें कौन मानव निर्मित संसाधन है? इसमें कौन मानव निर्मित संसाधन है? ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव निर्मित संसाधन होते क्या हैं। ठीक है, तो मानव के द्वारा जो चीज़ निर्मित किया गया है संसाधन, ठीक है, वो मानव निर्मित संसाधन, यानी वैसे संसाधन जिसका निर्माण मानव ने खुद किया है वो मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे। अब देखिए, कैंसर उपचार की दवा बताइए, भगवान थोड़े कैंसर उपचार की दवा दे करके भेजे हैं, या प्रकृति से थोड़े मिलता है, यह मानव के द्वारा बनाया गया है, तो यह मानव निर्मित संसाधन है। रेलगाड़ी का निर्माण बताइए कौन कर रहा है? लेबर लोग कर रहे हैं, हमारे श्रमिक लोग कर रहे हैं, तो ये आदमी के द्वारा किया जा रहा है, तो ये मानव निर्मित संसाधन है। सड़क का निर्माण, सड़क निर्माण में देखिए कितने इंजीनियर, कितने हेल्पर, कितने श्रमिक सब लगे हुए हैं, यानी मानव बना रहा है, इसलिए मानव निर्मित संसाधन है। राइट आंसर डी, यानी सभी हो जाएगा। यानी मानव जो संसाधन का निर्माण करता है वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। तो जो हमें प्रकृति ने दी है उस पर मानव का कोई अधिकार नहीं है, मानव उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, मानव ने उसको नहीं बनाया है, तो जो प्रकृति हमें खुद हमारे लिए दी है वो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है आपसे पूछा है? नदी, सड़क, मानव या कोई नहीं। ठीक है, तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन जो है वो मानव संसाधन है, और इसमें राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो नदी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नदी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, कुंडलवन, उत्तर प्रदेश, कोई नहीं। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, राइट आंसर ए होगा। महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम क्या था? प्रियदास, प्रसन्नजीत, सिद्धार्थ या कोई नहीं। ठीक है, तो महावीर का पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम क्या था? प्रियंका, प्रियदर्शी, त्रिशला या सुप्रिया। ठीक है, महावीर के माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन थे? मगध, अवंती, वत्स या कुरु। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद, तो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद जो था वो आपका मगध को माना जाता था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद में मगध को माना जाता था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक, सिकंदर, महापद्म नंद या धनानंद। ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो आपका धनानंद था। कौन था? धनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने मौर्य वंश का स्थापना किया? ठीक है, मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया? वाल्मीकि, सूरदास, महर्षि वेदव्यास या कालिदास। ठीक है, महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया? बहुत ही MBBI प्रश्न है, महाभारत और रामायण ये 2 बार आता है, इसलिए इसको आप लोग याद करके जाइएगा। तो महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया? तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत का रचना किया गया। महर्षि वेदव्यास इसका राइट आंसर है। महाभारत में किसके युद्ध का वर्णन है? महाभारत में किसके युद्ध का वर्णन है? कौरव एवं पांडव, कौरव एवं राजवंश का, पांडव एवं मौर्य वंश का, कोई नहीं। ठीक है, तो किसके महाभारत में किसके युद्ध का वर्णन है? तो कौरव एवं पांडव के युद्ध का वर्णन है। ठीक है, अगला यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स है कि कौरव और पांडव का युद्ध किस लिए हुआ था। ठीक है, कौरव और पांडव का युद्ध किस लिए हुआ था? तो देखिए, कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ था। इसमें पांडवों की जीत हुई थी और कौरव की हार हुई। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ
कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कहा जाता है, किसको बताना है? पिटक, त्रिपिटक, कांची या रामायण। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है वो आपका त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, त्रिपिटक याद रखिएगा। त्रिपिटक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले भी विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा वाला जो विविधता की समझ थी उसमें आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो त्रिपिटक को याद रखिएगा, यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास, सूरदास, अबुल फजल, टोडरमल। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबारी कवि थे वो आपका इसमें कालिदास थे। कौन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कालिदास जी थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? MVVI प्रश्न है, आपका जेटेट में भी आया हुआ था, अन्य राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी आया हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय को याद करके आप जाइएगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। ठीक है, कुमारगुप्त। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विद्यालय का विद्यार्थी था? चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था? मगध, संपूर्णानंद, नालंदा या कोई नहीं। ठीक है, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ठीक है, नालंदा, मगध, कनौज या उत्तरी भारत। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर जगह किसको बनाया था? कनौज को बनाया था। किसको बनाया था? कनौज को। राइट आंसर कनौज जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक का नाम पुराण में क्या मिलता है? अशोक का नाम पुराणों में क्या मिलता है? अशोक, अशोकवर्धन, देवनामप्रिय, कोई नहीं। ठीक है, तो अशोक का नाम पुराणों में क्या मिलता है? तो अशोक का नाम पुराण में अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता है। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान में किस देश में स्थित था? उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। ठीक है, कलिंग कहाँ पर स्थित है? तो कलिंग का प्राचीन ये जो है आपको उड़ीसा में। कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है कलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? भेड़, बकरी, हाथी, घोड़ा, किसके लिए प्रसिद्ध था कलिंग? ठीक है, तो कलिंग जो है आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध था। उस समय किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथी के लिए प्रसिद्ध था कलिंग। अशोक ने अपने शासन के कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया? अशोक ने अपने शासन के कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया? 5वें वर्ष, 7वें वर्ष, 9वें वर्ष, 11वें वर्ष। ठीक है, अशोक ने अपने शासन के कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया? तो अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। जब 9 वर्ष हो गया था तब वो कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? बहुत ही MVVI प्रश्न है, बार बार आया हुआ है, इसलिए सारे प्रश्न इसमें JCRT किताब से निकल रहे हैं और सब ठोस ठोस प्रश्न आपके हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें जो है प्रश्न आपको नहीं है, बहुत कम प्रश्न है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में टैली करता है JCRT वाला। ठीक है, JCRT से यहाँ पर तैयारी करने के लिए जुड़िएगा, सभी को जुड़ जाइएगा, और बाकी नहीं तो अलग अलग नोट्स लेकर परीक्षा में देने जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक ना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको केवल हम करवा रहे हैं। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या कोई नहीं। ठीक है, तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध का जो भी घटना है, घर त्याग की घटना, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति की घटना, ज्ञान प्राप्ति की घटना, ये सारी घटना को याद कर लेना है। और इसका नोट्स भी देखिए आपको बना हुआ है, ये तो आपको प्रैक्टिस सेट में आपको बीच बीच से सभी चैप्टर से लिए गए हैं, तो उस नोट्स को भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अगला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बौद्ध गया में, वाराणसी, राजगीर या कोई नहीं। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध को किस में? तो गया में पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, तो वो जगह का नाम है बोध गया, उस जगह का नाम है बोध गया। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो जाएगी बताइए? बोध गया में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? बोध गया। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? उरेवेला, निरंजना, सोन या कोई नहीं। ठीक है, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो निरंजना या फल्गु नदी जो हम लोग कहते हैं, उस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ निरंजना नदी है, तो निरंजना नदी को टिक करना है आपको। ठीक है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? बरगद, सखुआ, पीपल या कोई नहीं। ठीक है,
तो बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और किसका है, पीपल के पेड़ का है, इसलिए पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, बौद्ध या कोई नहीं, ठीक है। तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था महावीर के बचपन का नाम, इसलिए उनको बोला भी जाता है वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर यानी महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? महावीर की पत्नी का नाम क्या था? त्रिशला, सुमित्रा, यशोदा या यशस्वी, ठीक है। तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? त्रिशला, यशोदा, सुमित्रा, प्रियदर्शना, ठीक है। तो महावीर की पुत्री जो हुई उसका नाम था अनोजा प्रियदर्शना। क्या था? अनोजा प्रियदर्शना, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रियदर्शना ऑप्शन दिया है, इसलिए राइट आंसर डी होगा, प्रियदर्शना हो जाएगा, ठीक है। महावीर को किस वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई? देखिए दोनों को याद रखिएगा, जो बुद्ध का हुआ वो बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है, वो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और जो महावीर हुए वो यहाँ पे साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। महावीर को साल, दोनों का कन्फ्यूजन याद रखिएगा, बोधि वृक्ष, पीपल, बौद्ध गया, ठीक है। ये आपका वर्धमान महावीर गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है, ठीक है। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। और महावीर यानी वर्धमान महावीर को किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोनों प्रश्न आए हुए हैं और बहुत ही MVVI है, ठीक ना। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, कंफर्म हो लीजिएगा। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है? गंगा, यमुना, सरस्वती या सतलज, ठीक है। तो ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र या पुरानी नदी है वो आपका सिंधु नदी है। और ऋग्वेद में जो है गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। और जमुना नदी का जो है 3 बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। जमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? जौ, गेहूँ, धान, दाल, धान, कोई नहीं, ठीक है। ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन जौ और गेहूँ था। क्या था आपका मुख्य भोजन? जौ और गेहूँ था ऋग्वेदिक काल का मुख्य भोजन। मुखिया का पद कितने वर्षों के लिए होता है? मुखिया का पद कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, ठीक है। मुखिया जो है आपका स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय सरकार है, पंचायती सरकार है। इसका जो शासन होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, ठीक है। तो ग्राम सभा होता है, ग्राम की चीज़ें है, पंचायत की चीज़ें है, तो इसका बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? मुखिया ही होता है, ठीक है। तो इसकी बैठक की अध्यक्षता भी मुखिया ही करता है। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? राउरकेला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र, ठीक है। तो भारत में पहली बार, देखिए पंचायती राज व्यवस्था से एक प्रश्न आपका 101% रहेगा, दिमाग में गांठ बंद के जाइएगा, ठीक है। सर पंचायती राज को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, नहीं तो इसका आपका जो न्यू सिलेबस बनाया गया है उसमें आपको जो है यहाँ पे जो है स्थानीय स्वशासन एक पार्ट है, स्थानीय सरकार, वो आपको पढ़ना है, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका दोनों को देखना है, ठीक है। उस चैप्टर को अभी हम नहीं करवाएं, तो उसमें पूरा 100% आपको हम कंप्लीट करके इसका PDF आपको बना के दे देंगे, ठीक है। और उसको खाली निकाल के पढ़ लेना है, या नहीं तो देखिए जेटेट इतना भी आसान नहीं समझिएगा आप लोग कि प्रिंट निकलवाना। लेकिन आप क्या कीजिए कि डेली जो आपको क्लासेज जा रहा है उसका कम से कम नोट्स अवश्य बनाइए, समय जरूर दीजिए, नहीं समय दीजिएगा पछतावा होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग नोट्स बनाइए, लिखिए और पढ़िए, इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा आपको मेमोराइज हो जाएगा और याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कम चीप रेट में भी यहाँ से सबसे सस्ते कीमत में PDF लेकर के उसका नोट्स डेली बनाइए, डेली वीडियो देख लीजिए। आप समझिए कहीं भी जाते तो आपको क्या होता है, आने जाने और वहाँ पर पढ़ने और फिर आकर नोट्स बनाना पड़ता है, इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आपको तो ये घर बैठे हमने सुविधा दे रखा है कि आप सभी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये समय जो बच रहा है तो आप इसको सस्ते में, हल्के में न ले, जेटेट को मौका बार बार नहीं आएगा, आप सभी को अवश्य रूप से डेली लिख करके इसका नोट्स बना लीजिए, आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? राउरकेला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया था? तो आपका राजस्थान राज्य के नागौर में, ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से हर बार आया है, इस बार भी आएगा।
पर्यावरण किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं। पर्यावरण किस सूची का विषय है? ठीक है, तो कल हमने बताया था यहाँ पे पर्यावरण बताए थे क्या हो आपका था कि श्री शिव, ठीक है, क्या था? श्री शिव जानकार है, यही चीज़ हमने कल ही बताया था ना, श्री शिव जानकार है। श्री से क्या था? श्रमिक संघ था। सी से क्या था? शिक्षा और स्वास्थ्य। और व से क्या था? वन और पर्यावरण। और जान से क्या था? जानवर। और कार से क्या था? कारखाना। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जितने भी अभी हमने बताया वो सभी किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है, तो पर्यावरण उसी में जाता है, समवर्ती सूची में जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिए, यहाँ पे नोट्स आपको बना दिए हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये तीनों याद रखे जाइएगा। इसी तीनों में से एगो छपेगा आपका एग्जाम में। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये तीनों में से एगो छपे करेगा, एकदम क्लियर हो जाइएगा। जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बनाती है, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। और ये 1001 बार तीनों प्रश्न, कभी शिक्षा आता है, कभी स्वास्थ्य आता है, कभी पर्यावरण आता है, इसी में से घुमा फिरा के पूछता जरूर है, इसलिए इसको आप लोग 100% क्लियर करके ही जाइएगा। ठीक है, भूमि कृषि पुलिस किस सूची का विषय है? भूमि कृषि पुलिस किस सूची का विषय है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या था आपका, देखिए एक ट्रिक हमने आपको बताया था कि कृष न्याय पूजे है, कृष न्याय पूजे है। ठीक है, कृष से कृषि, न्याय, पुलिस, ठीक है, जमीन, ये सभी किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची में आता है। क्या आता है? राज्य सूची का विषय है, कृष न्याय पूजे है। ठीक है, सुरक्षा वित्त संचार किस सूची का विषय है? सुरक्षा वित्त संचार किस सूची का विषय है? आपको इसका भी पूरा PDF बना करके तैयार कर दिया गया है जेटेट न्यूज़ सिलेबस के आधार पर। ये संविधान पाठ में पूरा आपको देखना है। ठीक है, इसको बना के आपको ट्रिकी भी दे दिया गया है, बन गया है, आप सभी ले लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए। एग्जाम में जाने से पहले एक बार अवश्य देखिए, नहीं तो कम नंबर हो सकता है आपका, जैसे ART छोड़ के जा रहे हैं तब। ठीक है, यहाँ से बढ़िया आपको हैंड रिटेन नोट्स डेली बन रहा है, डेली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जाके नोट्स बनाइए, पढ़िए, सबसे बेस्ट ऑप्शन घर बैठे आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, सुरक्षा वित्त संचार किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं। ठीक है, ये सुरक्षा जो है, संघ जो है, ये वित्त जो है, संचार जो है, ये सारा कुछ संघ सूची का विषय है, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची पर कौन सरकार? केंद्र सरकार। ठीक है, राज्य सूची पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। लेकिन अगर लड़ाई होता है तो उस पर सर्वोच्च कौन रहेगा, कौन बनाएगा? केंद्र सरकार ही बनाती है। पूरे ये सूची वाला पढ़ के जाइएगा, उसका विषय का भी हमने उसमें नोट्स दे दिया है कि किस सूची में कितने विषय हैं, सब कुछ देखते जाइएगा। ठीक है, भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का या कोई नहीं? भारत में किसका पद सबसे सर्वोच्च, माने सबसे ऊंचा पद भारत में किसका है? ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा पद किसका है? तो आपका राष्ट्रपति का है। ठीक है, किसका सर्वोच्च पद होता है? राष्ट्रपति का पद जो होता है सबसे सर्वोच्च होता है भारत में। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है आपका 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है राष्ट्रपति का चुनाव? तो राष्ट्रपति का चुनाव आपका 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या कोई नहीं। ठीक है, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। देखिए आपका एक टॉपिक बनाया गया है सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, जेटेट न्यूज़ सिलेबस में, जहाँ पर ये आएगा आपको आया है, उसमें देखिए मौलिक अधिकार। ठीक है, क्या है? मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये 2 अलग से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, ये अलग से पढ़ने हैं, ये दोनों टॉपिक आपको अलग से PDF दिया जाएगा, जिसमें ये सारी चीज़ शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव भी रहता है, और उसमें जो है आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसमें आपका ट्रिकी भी उसमें जुड़ा हुआ रहता है। साथ में क्या होता है, तो साथ में आपका सब्जेक्टिव भी बनाया रहता है, जहाँ जैसा जरूरी है, किस राज्य में आया है वो भी बताया हुआ रहता है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप सभी को आवश्यकता है सिर्फ यहाँ जुड़ करके पढ़ने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा किनकी नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा किनकी नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री का नियुक्ति भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की भी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर D हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा,
आपात स्थिति में पूरे देश का बागडोर किसके हाथ में होता है? आपात स्थिति में पूरे देश का बागडोर कौन संभालता है, आपको बताना है। ठीक है, जब मान लीजिए कि आपके देश में आपात लग गया, ठीक है, आपातकालीन लग गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, उस समय पूरे देश का बागडोर कौन संभाल रहा होता है? ठीक है, उस समय तो यहाँ पे सभी संसद ये सब क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो उसमें कौन संभाल रहा होता है, भंग हो जाता है, तो ये आपका राष्ट्रपति। ठीक है, आपात स्थिति में राष्ट्रपति जो होता है वो शासन संभालते हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कब भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया? ठीक है, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कब भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया? 1951 ईस्वी में, 1952, 1953 या 1954? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर जो है यहाँ पर 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को यहाँ पर जो है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य हेतु यहाँ पर तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1953 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एमएलए का फुल फॉर्म है, आपको बताना है कि एमएलए का फुल फॉर्म इसमें से कौन है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेक्चर असिस्ट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, असेम या कोई नहीं। ठीक है, तो एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? एम का मतलब होता है देखिए मेंबर, और एल का मतलब होता है लेजिस्लेटिव, और ए का मतलब होता है असेंबली। ठीक है, तो एमएलए जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विधायक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रश्न आपका पूछा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? ठीक है, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। ठीक है, यदि कोई भी उम्मीदवार विधानसभा में खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए उसका न्यूनतम उम्र जो है आपको 25 वर्ष माना गया है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं आपको बताना है। ठीक है, आपके राज्यों में भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति या शपथ जो है वो कौन दिलाता है? राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ट्रैफिक में पीला रंग के संकेत का क्या अर्थ है? आपको बताना है कि जो ट्रैफिक में पीला रंग होता है उसके संकेत का क्या अर्थ है? रुकिए, आगे बढ़िए, वाहन की गति को कम कीजिए या कोई नहीं। ठीक है, देखिए ट्रैफिक में जो पीला रंग होता है तो पीला रंग जो होता है वो वाहन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वाहन की गति को कम करने के लिए पीला रंग के संकेत का प्रयोग किया जाता है। रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट को किस मीडिया की श्रेणी में रखा गया है? देखिए मीडिया की अनेक श्रेणी आ गई है, तो इसमें चाहे रेडियो हो, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट हो, इसको किस मीडिया की श्रेणी में रखा गया है? मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या कोई नहीं। ठीक है, तो ये रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रखते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से जाना जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन एम बियर्ड ने, जॉन एल बियर्ड ने, जॉन पैक्सकेल ने या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर टेलीविज़न का आविष्कार जे एल बियर्ड, जॉन एल बियर्ड ने किया है। ठीक है, जॉन एल बियर्ड ने किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? आपको बताना कि जो सूचना राइट टू एक्ट जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन वो किसका कब पारित किया गया है? ठीक है, 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो आपको यहाँ पर 2005 ईस्वी में पारित किया गया है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, आपको याद रखना है, हेल्पलाइन नंबर, बहुत का हेल्पलाइन नंबर आपका आता है। ठीक है, तो पुलिस से अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 100 है, 101 है, 108 है या कोई नहीं। ठीक है, तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर जो है वो आपका 100 है। कितना है? पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 है। एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर है, कभी कभी आपको देखिए अचानक दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो एम्बुलेंस के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो बताना है आपको कितना है? 100 है, 001 है, 108 है या 102 है। ठीक है, तो एम्बुलेंस के लिए जो हेल्पलाइन नंबर आपको लेना है उसके लिए 108 रखा गया है। 108 जो है एम्बुलेंस के लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप कभी भी सहायता ले सकते हैं। ट्रैफिक में हरा रंग के संकेत का अर्थ है? ट्रैफिक में जो हरा रंग होता है उसके संकेत का क्या अर्थ है? आगे बढ़िए, रुकिए, वाहन की गति कम कीजिए या कोई नहीं। ठीक है,
तो ट्रैफिक में हरा रंग के संकेत का अर्थ है आगे बढ़िए। अगर हरा रंग मिल रहा है तो इसका मतलब है कि अब आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। राइट आंसर ये होगा। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। ठीक है, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपको 30 वर्ष होना चाहिए, और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष। तो ये जो विधान परिषद होते हैं उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए